प्यारे बच्चों, प्रयोगात्मक रसायन के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक अनुमापन पढ़ लिया है पूरा। गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत भाग 3 में आप लोगों ने अम्लीय मूलकों की पहचान सीख लिया है। आज हम लोग क्षारीय मूलकों की पहचान के विषय में देखेंगे। बच्चों, क्षारीय मूलकों की पहचान का सब्जेक्ट मैटर वास्तव में बहुत ही बृहद है। इसे पूरा एक वीडियो में करना आसान नहीं है, फिर भी इनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं। स्पेशली उन सब कैटायंस को लेकर के या उन सब क्षारीय मूलकों को लेकर के जो आपके कोर्स में हैं, जो आपको दिए जा सकते हैं। तो देखिए, आपके कोर्स में जो क्षारीय मूलक हैं उनमें लेड है, कापर है, आर्सेनिक है, एल्यूमिनियम है, Fe है, फेरिक फॉर्म में Mn2+ है, निकिल है, जिंक है, कोबाल्ट 2+ है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है, मैग्नीशियम है और अमोनियम आयन है। बच्चों, इन सभी आयनों को अलग अलग पढ़ना थोड़ा सा न सिर्फ डिफ़िकल्ट बाकी टेक्निकली प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए इनकी प्रॉपर्टी और इनके टेस्टिंग की सिमिलरिटी के बेस पर इनको कुछ वर्गों में डिवाइड कर लिया गया है, जिससे कि हमें काफ़ी सुविधा हो जाए टेस्ट करने में। तो इनको जो वर्गीकरण इनका किया गया है, देखिए, वह है 0 से 6th ग्रुप तक कुल 7 वर्गों में इनको डिवाइड किया गया है। आधार इसका आपको, जैसा कि मैंने अभी बताया, इनके टेस्टिंग या परीक्षण में समानता के आधार पर बांटा गया है। बच्चों, एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि किसी भी मूलक का जो प्रारंभिक परीक्षण होता है वो संभावित परीक्षण के रूप में किया जाता है, और जब संभावित परीक्षण हमें मिल जाते हैं उसके बाद हम संपुष्टि परीक्षण करते हैं। वास्तव में किसी एक परीक्षण से आप किसी मूलक को डिफिनिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले किसी मूलक को वह जिस वर्ग में है उस वर्ग में फाइंड आउट करते हैं, और जब उस वर्ग का हम लोग टेस्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम उस वर्ग के अंतर्गत उस मूलक की पहचान करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको बताया, हम किसी भी आयन के वर्ग को पहचानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्षारीय मूलक के वर्ग क्या क्या हैं, उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। बच्चों, क्षारीय मूलकों के वर्ग को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको वर्ग अभिकर्मक शब्द जिसका प्रयोग होगा उसको समझाना चाहते हैं। देखिए, वर्ग अभिकर्मक क्या है। जब हम क्षारीय मूलकों के कुछ वर्ग बना लेते हैं, इन वर्गों का एक विशेष टेस्टिंग रिएजेंट ग्रुप होता है जिसके साथ ये अभिक्रिया देते हैं, क्रिया करते हैं, और उसी क्रिया के आधार पर हम उस वर्ग की पहचान करते हैं कि यह शून्य वर्ग का है या फर्स्ट वर्ग है या फिर सेकंड वर्ग है। इस तरह से 6 तक जितने भी वर्ग हैं, हर वर्ग के लिए कुछ अभिकर्मक निर्धारित कर दिए गए हैं, और उनसे ही पहला टेस्ट हम करते हैं। जब उस टेस्ट को कोई मूलक पास करता है तब हम ये समझ लेते हैं कि इस वर्ग में यह मूलक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ग अभिकर्मक क्या होते हैं। किसी वर्ग की पहचान के लिए जिन अभिकर्मकों का प्रयोग करते हैं हम उसे वर्ग अभिकर्मक कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के मूलक अपने अभिकर्मक के साथ विशेष गैस या अवक्षेप देते हैं जो वर्ग के पहचान की संभावना को बताते हैं। अब हम आइए देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग में कौन कौन से वर्ग अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन से मूलक हैं। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। कम से कम हर स्टूडेंट को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा मूलक किस वर्ग में है और उस विशेष वर्ग का वर्ग अभिकर्मक क्या है, और जब हम इस वर्ग अभिकर्मक से टेस्टिंग करते हैं तो किस तरह के अवक्षेप या गैस हमें प्राप्त होंगे। ये शून्य वर्ग से 7वें वर्ग तक आपको ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि न सिर्फ इसे प्रैक्टिकल में आपको आसानी होगी बल्कि एग्जामिनर भी अपने अधिकतर क्वेश्चन क्षारीय मूलक से संबंधित इसी पार्ट से पूछते हैं। कभी संपुष्ट परीक्षण
एक दो मूलकों के आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं, लेकिन पहला जो इम्पैक्ट होता है वो वर्ग, वर्ग अवकर्मक और इनके अवक्षेप की जानकारी आपको है या नहीं, इसी से संबंधित रहता है। तो आइए हम एक एक करके सभी वर्ग, वर्ग अवकर्मक, मूलक और अवक्षेप को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, शून्य वर्ग में केवल एक मूलक है जिसको हम अमोनियम आयन कहते हैं, NH4+ आयन। इसका वर्ग अवकर्मक तनु NaOH विलयन होता है। जब हम टेस्ट ट्यूब में मूल विलयन लेते हैं, उसमें NaOH डालते हैं, अगर तीक्ष्ण गैस अमोनिया की निकल रही है बच्चों, इसका मतलब उसमें अमोनियम आयन बिल्कुल पॉसिबल है। फिर हम इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, यानी संपुष्ट परीक्षण करेंगे। इसी तरह से जो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग बच्चों तनु HCl का वर्ग है, डाइल्यूट HCl इसका वर्ग अवकर्मक है और इसमें Pb2+ आयन रखा गया है। Pb2+ आयन को प्रथम और द्वितीय दोनों वर्गों में रखा गया है। कभी कभी प्रथम वर्ग में इसका टेस्ट आसानी से नहीं मिल पाता है, हम सेकंड वर्ग में इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर HCl मिलाने पर अगर PbCl2 का अवक्षेप आ जाता है सफ़ेद रंग का, तो इसका मतलब द्वितीय मूलक प्रथम वर्ग पूर्ण रूप से संभव है, ये हो सकता है। फिर हम इसके संपुष्ट परीक्षण करते हैं। लेकिन अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तब हम द्वितीय वर्ग का टेस्ट करेंगे। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इन वर्गों का टेस्ट हमेशा क्रम से करना चाहिए। यानी आपको मिक्सचर मिला, आप गेस करके द्वितीय वर्ग का ही टेस्ट डायरेक्ट नहीं शुरू करेंगे। आप सबसे पहले शून्य वर्ग करेंगे, फिर प्रथम वर्ग करेंगे, फिर द्वितीय वर्ग करेंगे, फिर तृतीय करेंगे। यानी हर अगले वर्ग में बढ़ने से पहले उसके पहले के सभी वर्गों का टेस्ट करना जरूरी होता है, जबकि अम्लीय में ऐसा नहीं है। अम्लीय मूलकों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। तो द्वितीय वर्ग में देखिए हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे वर्ग अवकर्मक क्या है, तनु HCl और H2S गैस। H2S गैस किप्स ऑपरेटस से निकाला जाता है। आपके लैब में किप्स ऑपरेटस होगा, जहाँ पर एक पाइप नली होती है, उससे गैस निकलती है। आप टेस्ट ट्यूब ले जा करके वहाँ पर H2S गैस पास करते हैं। तो बहुत बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि H2S गैस कहाँ बनती है, कैसे बनती है, किस ऑपरेटस में, तो आपको उसका आंसर देना है किप्स ऑपरेटस। अब जब हम H2S गैस पास करेंगे, अगर द्वितीय वर्ग होगा तो या तो काला प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा या फिर पीला। और द्वितीय वर्ग को बेटा स्टडी के बेस पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टेस्ट के बेस पे, सेकंड ए और सेकंड बी। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम केवल रंग देख करके आपके लेबल पर बता सकते हैं, अदरवाइज येलो अमोनियम सल्फाइड का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम काला अवक्षेप है तो सेकंड ए होगा, पीला अवक्षेप है तो सेकंड बी होगा। सेकंड ए में लेड सल्फाइड या फिर कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट मिलता है, जबकि सेकंड में बी में आर्सेनियस सल्फाइड का येलो प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। ये सभी प्रेसिपिटेट सल्फाइड होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखिए तृतीय वर्ग में क्या करते हैं हम। तृतीय वर्ग में बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो रेडिकल्स हैं जो आपके कोर्स में हैं, Fe3+ और Al3+, फेरिक आयन और एल्युमिनियम आयन। इनके ग्रुप रिएजेंट या वर्ग अवकर्मक जो हैं वह है NH4Cl और NH4OH। इनके प्रेजेंस में हम अगर इन अवकर्मक को डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। आयरन का हाइड्रोक्साइड होगा FeOH थ्राइस और एल्युमिनियम का प्रेसिपिटेट होगा AlOH थ्राइस, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए चतुर्थ वर्ग में हम क्या करेंगे। चतुर्थ वर्ग में NH4Cl और NH4OH मिलाने के बाद विलयन में हम H2S गैस पास करते हैं।
सेकंड वर्ग और चतुर्थ दोनों में H2S गैस पास की जाती है। ध्यान ये रखना है कि सेकंड में HCl के प्रेजेंस में हम पास करते हैं, जबकि फोर्थ में NH4Cl और NH4OH के प्रेजेंस में पास किया जाता है। कभी कभी इसका रीजन भी आपसे एग्जामिनर पूछता है, जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा सम आयन प्रभाव और विलेयता गुणनफल के आधार पर। तो बच्चों यहाँ भी सल्फाइड प्रेसिपिटेट मिलते हैं। तो सेकंड वर्ग और फोर्थ वर्ग के जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो सल्फाइड होते हैं। यहाँ पर सफ़ेद प्रेसिपिटेट अगर मिलता है तो जिंक का होगा। पिंक कलर में, गुलाबी कलर में है तो मैंगनीज सल्फाइड हो सकता है। अगर काला प्रेसिपिटेट आपको सल्फाइड का मिलता है तो वो निकिल का हो सकता है या फिर कोबाल्ट का। बच्चों ये कलर और प्रेसिपिटेट आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि क्षारीय मूलकों की पहचान में ये काफ़ी हिंट दे देते हैं और हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है अगर हमें वर्ग, अवकर्मक और प्रेसिपिटेट पता हों, उनके कलर पता हों। अब चलिए हम देखते हैं पंचम वर्ग का टेस्ट हम कैसे करेंगे। पंचम वर्ग में बच्चों NH4Cl और NH4OH के प्रेजेंस में अमोनियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, और जैसे ही आप अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे आपको बेरियम कार्बोनेट, स्टांसियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। देखिए बेरियम, स्टांसियम और कैल्शियम, जिसको आप रट सकते हैं BSC, ये तीन मूलक यहाँ पे हैं और तीनों के ज़्यादातर साल्ट बेटा वाइट होते हैं, इसलिए अपने कलर से भी पहचाने जाते हैं। यहाँ पर इनके कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं जो सफ़ेद कलर के होते हैं, तो इस ग्रुप का हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। अब आगे हम देखते हैं लास्ट ग्रुप कौन सा है बच्चों, सिक्स्थ ग्रुप है। देखिए इसका वर्ग अवकर्मक क्या है और इसमें कौन सा मूलक प्रेजेंट है। ओनली एक मूलक यहाँ आप देख रहे हैं Mg2+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन। इसका टेस्ट करने के लिए हम डाइल्यूट NH4OH के प्रेजेंस में डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट जब पास करते हैं तो मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है, और अगर ये प्रेसिपिटेट मिल जाता है तो मैग्नीशियम की संभावना होती है, फिर हम इसका संपुष्टि परीक्षण करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने देखा कि 0 से 6वें वर्ग तक प्रत्येक वर्ग में कौन कौन से मूलक हैं, कौन कौन से वर्ग अवकर्मक हैं और कौन से अवक्षेप बनते हैं, कौन सी गैसें निकलती हैं। तो 0 वर्ग में आपने देखा अमोनिया की गैस मिलती, गंध मिलती है, गैस निकलती है। प्रथम वर्ग में क्लोराइड्स होते हैं PbCl2। सेकंड और फोर्थ में सल्फाइड हैं, जैसा कि आप देख चुके हैं, और थर्ड में हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। फिफ्थ में कार्बोनेट्स हैं एंड सिक्स्थ में एकमात्र मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है। अब बच्चों एक वर्ड और ज़्यादातर यूज होगा और ये हमें आपको बताना है, वह है मूल विलयन क्या होता है। वास्तव में प्रैक्टिकल स्टार्ट होते ही आपको दिया गया साल्ट आपको किसी न किसी सॉल्वेंट में, विलायक में डिजॉल्व करना है। जब तक वो डिजॉल्व नहीं होगा अपने आयंस में टूटेगा नहीं, और जब तक आयंस में नहीं टूटेगा तब तक वह टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब हमें साल्ट को डिजॉल्व ज़रूर करना है, और जिस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है और अपने आयनों में विभाजित हो जाता है, उसमें जब हम इसे घोलते हैं तो प्राप्त विलयन को हम क्या कहते हैं, मूल विलयन कहते हैं या ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हैं। इसको शॉर्ट में OS लिखा जाता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब मूल विलायक देखिए बनाए कैसे जाते हैं। तो इसके लिए मूलतः 3 तरह के विलायक यूज होते हैं, या तो वाटर, या डाइल्यूट HCl, या फिर सांद्र HCl। विशेष परिस्थितियों में अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। बच्चों प्रत्येक विलायक के साथ पहले ठंडी अवस्था में हम इसको घोलते हैं, अगर घुल गया तो ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा उसको गर्म करेंगे। अगर गर्म करने पर भी नहीं घुलता है जल में तो हम अगला HCl में देखेंगे, इसमें भी ठंडे में भी डिजॉल्व करेंगे, फिर गर्म करेंगे। अगर डिजॉल्व हुआ तो ठीक है,
अदरवाइज हम शांत HCl में डिजॉल्व करेंगे ठंडे में, फिर गर्म में। अगर कहीं नहीं डिजॉल्व होता है तो हम इसको एक्वा रेजिया में डिजॉल्व करते हैं। एक्वा रेजिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जामिनर इसको पूछता है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, अगर 3 भाग शांत HCl और 1 भाग शांत HNO3 ले लिया जाए, तब जो मूलक बनता, जो अम्ल बनता है, उसे हम अम्लराज या एक्वा रेजिया कहते हैं बच्चों। लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो आपके लिए है वह ये है कि आपके कोर्स में जल में विलेय मूलक ही दिए गए हैं, दिए जाएंगे। जल में अविलेय लवण आपको नहीं दिए जा सकते, इसलिए बाकी ऑप्शन आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। आपको जो भी लवण दिया जाएगा वो जल में ही विलेय होगा। तो इन तीनों पर आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हमें ये जानना चाहिए मूल विलयन बनाने के लिए कौन कौन से विलायक और किस किस अवस्था में प्रयुक्त किए जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि किसी वर्ग में मूलक का परीक्षण कैसे करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, संभावित टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे, संपुष्ट परीक्षण करेंगे। अब बच्चों संभावित परीक्षण, संपुष्ट परीक्षण कैसे करते हैं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जहां से आप जा कर के इनके संपुष्ट परीक्षण देख सकते हैं। क्योंकि अगर इनको हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो फिर ये वीडियो कई घंटे का हो जाएगा और एक बार में पूरा नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो प्रायः टीचर एग्जामिनर हमसे एग्ज़ाम के समय पूछता है। तो पहला बिंदु जो है बेटा वह ये है, आपको याद होना चाहिए कि वर्ग परीक्षण शून्य वर्ग से लेकर षष्ठम वर्ग तक क्रम से ही किया जाना चाहिए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका कारण क्या है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग के मूलक अपने से आगे वाले वर्ग का भी परीक्षण दे सकते हैं। यानी अगर कोई फर्स्ट वर्ग का PB है तो द्वितीय वर्ग में भी यही सेम टेस्ट दे सकता है। सेकंड वर्ग का कोई मूलक फोर्थ ग्रुप में टेस्ट दे सकता है। थर्ड ग्रुप का मूलक फिफ्थ ग्रुप में टेस्ट दे सकता है। अर्थात हर जो वर्ग होता है अपने से अगले वाले वर्ग में जाने पर टेस्ट देगा। अब मान लीजिए हम फर्स्ट का टेस्ट नहीं करते हैं, सीधे सेकंड का करते हैं, तो फर्स्ट का PB है या नहीं हमें पता नहीं है, तो हमें सेकंड में मिल जाएगा। और हम सेकंड के ग्रुप में देखेंगे, संयोग से सेकंड में PB है तो यहाँ तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए हम डायरेक्ट फोर्थ ग्रुप का टेस्ट करने लगते हैं। फोर्थ ग्रुप में क्या है, जिंक है। जब H2S पास करते हैं तो ZnS मिलेगा। लेकिन अगर द्वितीय ग्रुप के कापर का हम टेस्ट नहीं किए हैं, कापर भी वहाँ टेस्ट दे सकता है, लेड भी वहाँ टेस्ट दे सकता है। तो अगर हम ये कन्फर्म कर लेते हैं कि ये नहीं है, तभी हम फोर्थ ग्रुप में जाकर जिंक का टेस्ट कर सकते हैं, जब तक कि हम इनके अनुपस्थिति को सुनिश्चित नहीं कर देते हैं। यही कारण है कि हम कभी भी अगले ग्रुप में जाने से पहले उसके पहले के सभी ग्रुपों का टेस्ट कर लेते हैं। और फाइल में लिखते समय बच्चों, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, फाइल में लिखते समय भी किसी वर्ग के मूलक को जब आप प्रेजेंट दिखाते हैं तो उस वर्ग से पहले के जितने भी वर्ग हैं उन सबको पहले आप उनके वर्ग अपकर्मक से टेस्ट कराते हुए अनुपस्थित दिखा देंगे, उसके बाद ही उनका टेस्ट करेंगे और उसको फिर फाइल पर लिखेंगे। अगर फाइल पर ये टेस्ट नहीं लिखते हैं तो आपके प्रैक्टिकल को गलत मान लिया जाता है, आपके अंक काट दिए जाते हैं। इसलिए आप टेस्ट लिखते समय अगर आपको मान लीजिए फिफ्थ ग्रुप मिलता है तो आप पहले क्या करेंगे, शून्य वर्ग का टेस्ट करेंगे, उसमें NaOH मिलाएंगे और लिखेंगे कि कोई गैस नहीं है, ये वर्ग अनुपस्थित है। इसी तरह से मूल विलयन में आप HCl मिलाएंगे और ये बताएंगे कि फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है, HCl डालने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर सेकंड ग्रुप के लिए आप लिखेंगे कि H2S हमने मिलाया, कोई टेस्ट प्राप्त नहीं हुआ, अतः द्वितीय वर्ग अनुपस्थित है। फिर आप इसी तरह थर्ड ग्रुप को देखेंगे, उसे एब्सेंट दिखाएंगे, फोर्थ को एब्सेंट दिखाएंगे, उसके बाद जा कर के आप फिफ्थ ग्रुप का टेस्ट लिखेंगे।
तो हमें लगता है आप ये समझ चुके होंगे कि हमें क्रमबद्धता का बहुत ध्यान रखना है। अब बच्चों एक क्वेश्चन और उठता है, आयनिक गुणनफल व विलेयता गुणनफल का वर्ग परीक्षण में कैसे प्रयोग होता है। वास्तव में जो क्षारीय मूलकों की पहचान है या अम्लीय मूलकों की, वह विलयन में उपस्थित आयनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। और बच्चों क्षारीय मूलकों को के जो आयन हैं इनको अलग ही किया गया है इनके विलेयता गुणनफल के आधार पर। अब हमें ये जानना जरूरी है कि विलेयता गुणनफल क्या होता है और आयनिक गुणनफल क्या होता है। बहुत आसान है, आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे अगर मान लीजिए एक लवण मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का जब वियोजन होगा तो आप देखिए एल्यूमिनियम का आयन बनेगा और सल्फेट आयन बनेगा। अब बच्चों इनका जो सांद्रण है उस सांद्रण का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, उनके जो कोफिशिएंट होते हैं मोल उनको पावर लगाते हुए, जैसा कि आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, यानी Al3+ का पावर 2 कर दें और सल्फेट का पावर 3 कर दें, जितने मोल होंगे वही उनके सांद्रण पर पावर हो जाएगा। फिर हम इनका मल्टीप्लाई कर लें, इसको हम आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो हर विलयन में जब भी कोई साल्ट डुबाया जाता है तो उसके आयन वियोजित होते हैं और आयनों के उपयुक्त घातांकों का, सांद्रता घातांकों का जो गुणनफल होता है उसी को हम आयनिक गुणनफल कहते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन उठता है विलेयता गुणनफल क्या है। देखिए, आयनिक गुणनफल किस पर निर्भर करेगा? कितने मोल घुले हुए हैं। और संतृप्त विलयन जब बन जाता है तो उसमें अधिकतम मोल घुल जाते हैं। अधिकतम मोल घुलेंगे तो आयन अधिकतम होगा। अगर आयन अधिकतम होंगे तो संतृप्त विलयन में आयनिक गुणनफल भी क्या होगा? अधिकतम होगा। इस तरह से किसी भी संतृप्त विलयन का जो आयनिक गुणनफल है वो अधिकतम होता है और इसी मान को ही विलेयता गुणनफल कहते हैं। अर्थात विलेयता गुणनफल भी क्या है? एक प्रकार का आयनिक गुणनफल है जो संतृप्त विलयन में पाया जाता है। इसको कहीं कहीं पर कैपिटल एस से या फिर के एस से प्रकट किया जाता है। अब बच्चों एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं अवक्षेपण का सिद्धांत। ये क्या है? देखिए, जब भी आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब आयन की संख्या संतृप्तता से अधिक हो गई है, क्योंकि विलेयता गुणनफल पर आयन मैक्सिमम हो जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा आयन आप डालेंगे तो आयनिक गुणनफल अपने आप विलेयता गुणनफल को क्रॉस करने लगेगा, किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसलिए वह पदार्थ आयन आपस में मिल करके अवक्षेपित हो जाते हैं। इसी को अवक्षेपण का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात अगर ए और बी दो आयन हैं, इनका गुणनफल इनके विलेयता गुणनफल से अधिक होगा तो ये मिल जाएंगे और ए बी के रूप में अवक्षेप बना लेंगे। इसी को अवक्षेपण का सिद्धांत कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इनका प्रयोग कहाँ होता है। तो बच्चों सेकंड वर्ग जो होता है और फोर्थ वर्ग दोनों में ही आपने अभी हमने ऊपर बताया था H2S प्रवाहित किया है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों ही वर्गों में H2S क्रिया करके सल्फाइड बनाता है। जैसे सेकंड वर्ग में कापर के साथ कापर सल्फाइड, लेड क्लोराइड के साथ लेड सल्फाइड बन जाएगा और जिंक क्लोराइड के साथ जिंक सल्फाइड बनेगा। अगर इनकी क्रियाएं एक जैसी हैं तो हमें इनको एक साथ रख लेना चाहिए था, किंतु हम ऐसा नहीं करते हैं। इसका विशेष कारण है। कारण ये है कि जब आप इनके विलेयता गुणनफल को देखेंगे तो जिंक सल्फाइड का विलेयता गुणनफल कापर सल्फाइड के गुणनफल से काफ़ी अधिक होता है। अर्थात कापर सल्फाइड का विलेयता गुणनफल जिंक सल्फाइड से बहुत कम है। अब मान लीजिए कि सल्फाइड आयन का सांद्रण बहुत कम हो तो भी कापर का आयनिक गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसका विलेयता गुणनफल बहुत कम होता है। इसलिए कापर सल्फाइड का अवक्षेपण हो जाएगा, CuS हमें अवक्षेपित मिलेगा। लेकिन जिंक सल्फाइड का आयनिक गुणनफल अब भी
इसके विलेयता गुणनफल से कम रहेगा, क्योंकि इसका विलेयता गुणनफल बहुत अधिक होता है, अर्थात ZnS अवक्षेपित नहीं होगा। इस तरह से द्वितीय वर्ग में कॉपर सल्फाइड का अवक्षेपण हो जाएगा, लेकिन जिंक सल्फाइड अवक्षेपित नहीं होगा। इसको हम बचा ले जाएंगे और इस तरह से हम सेकंड वर्ग और फोर्थ ग्रुप को अलग कर पाएंगे। तो यही इंपॉर्टेंस है विलेयता गुणनफल और आयनिक गुणनफल का। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम इनको कैसे अलग करें। इसको अलग करने का तरीका है कि जब हम सल्फाइड आयन का सांद्रण कम करना चाहते हैं तो H2S को HCl की उपस्थिति में पास करेंगे। HCl और H2S में देखिए, H2S में भी H प्लस आयन है और HCl में भी H प्लस आयन है, लेकिन HCl बेटा क्या है, ये प्रबल है। H2S क्या होता है, दुर्बल होता है। और एक रूल है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन मात्रा घट जाती है, अर्थात HCl अगर हम मिला देंगे तो H2S का वियोजन इतना कम हो जाएगा कि सल्फाइड आयन का सांद्रण इतना कम होगा कि द्वितीय वर्ग तो अवक्षेपित होगा, लेकिन फोर्थ वर्ग अवक्षेपित नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सम आयन प्रभाव का भी प्रयोग कर लेते हैं। सम आयन प्रभाव क्या है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट के सम आयन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्ट का वियोजन घट जाता है। अब और आइए कुछ एक चीज़ें हम आपको बताते हैं, ये कि फोर्थ ग्रुप में जब H2S को हम पास करते हैं तो NH4OH मिला देते हैं। NH4OH H2S के वियोजन को बढ़ा देगा, तो H2- का सांद्रण बढ़ जाएगा। इसलिए ZnS या चतुर्थ वर्ग के जितने भी सल्फाइड हैं वो आसानी से अवक्षेपित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, NH4OH एक क्षार है और क्षार की उपस्थिति में अम्ल का वियोजन बढ़ जाता है। H2S एक दुर्बल अम्ल है। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए वह यह है कि यदि अम्लीय मूलकों के परीक्षण करते समय जब आप H2SO4 मिलाते थे, अगर वहाँ पर सफ़ेद अवक्षेप बन जाए तो उसी समय आपको जान लेना चाहिए कि या तो इसमें लेड होगा, नहीं तो पंचम ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी बेरियम, स्ट्रांसियम या कैल्शियम में से कोई ना कोई आयन प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको क्षारीय मूलकों के परीक्षण के समय महत्वपूर्ण सिद्धांत, उनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, इसके विषय में बता दिया है। अब आपको उनके अलग अलग संभावित और संपुष्ट परीक्षण दिए गए लिंक या अपनी बुक से देख लेना है केवल, और उस आधार पे अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट करना है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि एग्जामिनर अधिकतर संपुष्ट परीक्षण पे कम बल देता है। वो सामान्यतः इन्हीं नियमों को जो हमने अभी आपको बताया, यहीं से प्रश्न आता है। आप इनको विधिवत लिखिए और इनकी तैयारी करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।